अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कैफ 8 रिफ्रेशर का लेक्चर 3 है जी। तो इंशाल्लाह इसके अंदर हम चैप्टर 5 को करते हैं डिस्कस थोड़ा। आई होप अभी तक आप लोगों ने रिस्क के क्वेश्चंस वगैरह भी कुछ किए होंगे। अच्छा, रिस्क के ना कुछ आगे भी स्टैंडर्ड्स आते हैं, आप लोगों को ऑब्वियसली उसका आइडिया होगा कि एक तो चैप्टर 3 जो है उससे हमें रिस्क का आइडिया होता है। बिजनेस रिस्क क्या है, हमारा ऑडिट रिस्क क्या है, किसका फंक्शन है, किस तरह बनता है, ऑडिट रिस्क को आपने एक्सेप्टेबल लेवल पर लाने के लिए क्या करना है, डिटेक्शन रिस्क को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और ये चीज़ें। देन आपको पता है कि जी रिस्क के अंदर रिलेटेड पार्टीज का रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। हाई रिस्क एरिया है, आईजा 550 है उसका, तो वो भी आगे जाके आता है, तो वो भी इसी के अंदर कवर होता है। मतलब जब रिस्क का क्वेश्चन आता है तो ये एक जॉइंट क्वेश्चन होता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें होती हैं। चैप्टर 3 जो है थ्योरेटिकली भी इसमें से कुछ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपका बुनियाद बनाने के लिए ये वाला चैप्टर है प्लानिंग की, ठीक है। देन आपको गोइंग कंसर्न है, वो भी रिस्क का है स्टैंडर्ड, उसमें से भी रिस्क के क्वेश्चन आते हैं। गोइंग कंसर्न का बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन उसमें अक्सर जब हम पढ़ेंगे उस वक्त में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि आप लोग उसको अब्यूज या मिस यूज या ओवर यूज आप कह सकते हैं वो ना किया करें, कि हर चीज़ में भाग के गोइंग कंसर्न। जैसे अभी कुछ टेस्ट भी मैंने आप लोगों को चेक किए हैं, उसमें भी ये एक दो स्टूडेंट्स ने इस तरह किया हुआ था कि गोइंग कंसर्न अगर आपने बताना है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा सॉलिड आपने रीजंस भी देनी है कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी आपको इस तरह की नजर आई है, ठीक है। खैर, फ्रॉड आपका रिस्क है। देन आपका आगे ओपनिंग बैलेंसेस के रिस्क आ जाते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रिस्क आ जाते हैं। तो मतलब ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो रिस्क के क्वेश्चंस में टेस्ट होते हैं। अच्छा, ये आज हमने इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर बात करनी है कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं, क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग लेना लाजमी है, क्या इनके ऊपर रिलाई करना लाजमी है, ये हम चीज़ें अभी देखते हैं। लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं बेसिकली वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, उनको डिज़ाइन करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनकी इफेक्टिवनेस को मेंटेन करना, सारी जिम्मेदारी किसी है, मैनेजमेंट की है। आईजा 210 के अंदर भी हमने यही चीज़ पढ़ी है, रिमाइज ऑफ ऑडिट के अंदर भी, कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करती है कि एफएस की प्रिपरेशन भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन इंटरनल कंट्रोल्स की डिज़ाइन, उनका उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अब जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल्स के हवाले से है कि सबसे पहले तो आईजा 315 के मुताबिक आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है। हमने वहां पढ़ा कि इंटरनल कंट्रोल्स के 5 कंपोनेंट्स हैं, वो सिर्फ नेम्स हमने पढ़े हैं, अभी डिटेल में इधर हम पढ़ लेंगे उसको। तो आईजा 315 कहता है कि आपने असेसमेंट करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी के एनवायरनमेंट की और इंटरनल कंट्रोल्स की भी। तो हम वो 5 कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम देखते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं। अच्छा, जब हम फिर इंटरनल कंट्रोल्स को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि जी क्लाइंट के कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्यों ये जानना है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है? लेकिन जब हमें ये पता चल जाए कि एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है, कंट्रोल्स उनके ठीक हैं, बेहतर हैं, अच्छे एसओपीज हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लगे हुए, देन फिर हमें हेल्प हो सकती है कि अगर हम उनकी इफेक्टिवनेस को भी टेस्ट कर लें, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद इफेक्टिवनेस को भी टेस्ट कर लें, और अगर वो इफेक्टिव निकले फिर हम उनके ऊपर रिलाई भी कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है उनके ऊपर रिलाई करना, ये बात जरा समझें। दिस इज नॉट मैंडेटरी टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये हमारी हेल्प के लिए होते हैं, क्योंकि सब्सटैंटिव जो है वो हर मटेरियल हेड के लिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करना मैंडेटरी है, लाजमी है, स्टैंडर्ड रिक्वायर करते हैं हमसे। लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स को स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई आपकी अपनी मजदूरी को कम करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप इनके ऊपर रिलायंस प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सब्सटैंटिव आपको पता है कि आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, आगे आपने पढ़े होंगे स्टैंडर्ड्स, इंशाल्लाह हम क्विकली रिवाइज भी वो करेंगे जब टाइम आएगा। तो आपने वाउचर्स देखने हैं, एक एक सेशन को बैठ के देखना है सारा कुछ। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो और आपने उसकी इफेक्टिवनेस भी टेस्ट कर लिया तो आप उसको रिलाई भी कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से रिलायंस प्लेस करने की वजह से आपको ऑब्वियसली रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो जाता है कि सब्सटैंटिव के अंदर मसले आप फिर थोड़ी सैम्पलिंग के साथ, थोड़ी एक्सटेंट के साथ भी ढूंढ सकते हैं। बात आ रही है आपको समझ? तो इस चीज की हद तक इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लाजमी है। तो अभी क्विकली जरा देख लेते हैं। आईजा 315 आपको कहता है कि आपने असेस करना है, असेस करके आगे फिर 315 के बाद 330 आता है ऑडिट रिस्क। वो आपसे क्या कहता है कि आपने रिस्पॉन्ड भी करना है ऑब्वियसली। जो जो आपको वहां पर कंट्रोल रिस्क नजर आ रहे हैं, जो जो वहां पे इश्यूज नजर आ रहे हैं, आपने उसको रिस्पॉन्ड भी करना है। रिस्पॉन्ड इसी तरह करना है कि भाई अगर तो कंट्रोल्स बिल्कुल ठीक हैं तो उनके ऊपर फिर रिलाई करने का सोचें। अगर कंट्रोल्स वीक है तो फिर रिलायंस का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। मतलब अगर आपका ओडी कंट्रोल्स हैं ही नहीं, अब बिल्कुल ही खत्म है,
थोड़े बहुत हल्के-फुल्के, तो फिर उनके ऊपर क्या रिलाई करना, रिलाई उस चीज़ के ऊपर किया जाता है या टेस्ट भी इवन उस चीज़ को किया जाता है जिसके सही होने के भी चांसेस हो। ठीक है जी? तो जो चीज़ है ही खराब उसके ऊपर कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको टेस्ट करने की भी। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स का मीनिंग क्या है ये आपको आइडिया है। जो एसओपीज वगैरह होते हैं हर क्लाइंट ने अपने अपने सोचा होता है कि हम चीज़ों को किस तरह बेहतर अंदाज में रन कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक उन्होंने कुछ एसओपीज रखे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जी 50,000 से ऊपर वाली पेमेंट फलां बंदा करेगा, लाख से ऊपर वाली पेमेंट फलां बंदा करेगा। अगर पेमेंट्स जाएंगे वो सिर्फ बैंक के थ्रू जाएंगी, सैलरी जाएंगी सिर्फ बैंक के थ्रू जाएंगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस तरह की आपके कंट्रोल्स हो सकते हैं। जो भी आपके कंट्रोल्स हैं आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है जी। अब ऑडिटर किस तरह यूज करेगा वही बात आ गई कि हम सबसे पहले तो देखेंगे भाई प्रेजेंट हैं कंट्रोल्स। अगर प्रेजेंट हैं देन हम उनको टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर टू सी के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस उनकी किस तरह की है। ठीक है। अगर वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं देन जाके हम उनके ऊपर रिलाई करने का भी ऑब्वियसली सोच सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे आ गया कि जी आपकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव क्या परफॉर्म करना है। अगेन बात वही है कि भाई आप हर मटेरियल ट्रांजैक्शन अकाउंट हेड के ऊपर सब्सटेंटिव परफॉर्म करना लाजमी है। स्टैंडर्ड्स आइजाज आपसे रिक्वायर करते हैं। ठीक है जी। सब्सटेंटिव में आपको पता होगा ना कि एक होते हैं आपके एनालिटिकल प्रोसीजर और सेकंड क्या होते हैं आपके टेस्ट ऑफ डिटेल्स होते हैं, टीओडीज होते हैं। तो वो आपने परफॉर्म करने हैं। लेकिन टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने के नहीं, वो आपकी सिंपल अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। ऑडिट की अप्रोचेस दो होती हैं। एक तो होती है आपकी सब्सटेंटिव बेस्ड अप्रोच जिसको ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच भी बोला जाता है, और दूसरी होती है आपकी कंट्रोल बेस्ड अप्रोच जिसको सिस्टम बेस्ड अप्रोच भी बोला जाता है। अगर तो आप सिस्टम बेस्ड अप्रोच के ऊपर चलेंगे तो आपने किसी ऐसे क्लाइंट को ऑडिट करना है जहाँ पे सिस्टम्स बेहतर है, यहाँ पे कंट्रोल्स बेहतर है, मोस्टली चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन कम है। वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि मेरी जजमेंट के मुताबिक, मेरे प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक आफ्टर टेकिंग अंडरस्टैंडिंग एज पर आइजर 315 आपने सोचा कि सिस्टम बेस्ड अप्रोच के ऊपर चलते हैं। वहां पर ऑब्वियसली फिर आप कंट्रोल्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर लेंगे। लेकिन इवन इन दैट केस यू मस्ट हैव टू परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर से आप पीछे नहीं हट सकते। हाँ, उनकी एक्सटेंट, उनका स्कोप, उनकी सैम्पलिंग वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है एज पर योर क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है। तो एक तो हो गया सिस्टम बेस्ड अप्रोच। दूसरी सब्सटेंटिव बेस्ड है या जिसको ट्रांजैक्शन बेस्ड भी कहते हैं, ट्रांजैक्शन टेस्टिंग भी कहते हैं, टीटी। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने सिंपल देखा कि कंट्रोल्स बिल्कुल फारिग हैं, कंट्रोल्स ठीक नहीं है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ठीक नहीं है, देन आप जाते हो सब्सटेंटिव के ऊपर। ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा इसके ऊपर एफर्ट लगती है, लेकिन आप ये वाली अप्रोच भी रख सकते हैं। ठीक है जी। ये इन्होंने एक आपको आई कैप की अगर आप बुक यूज कर रहे हैं, वैसे मैं खैर जो भी करते हैं आपने कर लें, आई कैप की अच्छी लिखी है बुक। अच्छा, अब प्लानिंग के लेवल पे आप लोगों ने बेसिकली ये डिसाइड करना होता है कि अगर तो कंट्रोल्स की वीक, आपकी जो असेसमेंट है वो वीक है, देन आपने क्या करना है, सब्सटेंटिव ज़्यादा बढ़ा दें भाई। और अगर आपकी असेसमेंट ठीक है तो फिर आपने उसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट किया, इफेक्टिवनेस अगर ठीक निकल आई टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, ऑब्वियसली भाई आपका मजदूरी कम हो जाएगी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आपको कम अप्लाई करने पड़ेंगे। क्लियर है। अच्छा, देन आ गया आपका एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के। इंटरनल कंट्रोल्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये एक इम्पोर्टेंट एक पार्ट है इस चैप्टर का। ये अक्सर पेपर में आ भी जाता है और सिंपल सा क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन का। तो आपको आइडिया होगा कि 5 एलिमेंट्स होते हैं कंट्रोल के, आपके इंटरनल कंट्रोल के कौन कौन से होते हैं। ये आपके फिंगर टिप्स पे ये भी होना चाहिए। कंट्रोल एनवायरनमेंट आपका, आपसे मतलब क्लाइंट का, ये सारी से क्लाइंट की होंगे। इंटरनल कंट्रोल्स रिलेट टू क्लाइंट्स, ये ऑडिटर की बात यहाँ पे नहीं हो रही। हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि भाई क्लाइंट के पास ये 5 चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। अगर मौजूद है तो ऑब्वियसली उसके इंटरनल कंट्रोल थोड़े स्ट्रॉन्ग है, नहीं है तो वीक है। ये क्लाइंट की सारी चीज़ें हैं। ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट हो गया, एंटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, उसका क्या रिस्क को किस तरह असेस करते हैं वो हमने स्टडी करना है। एंटीज प्रोसेस टू मॉनिटर द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का जो सिस्टम है उसको मॉनिटर भी करते हैं कि नहीं करते। एक तो है ना कि आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट किस तरह का, देन है कि जो जो भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनको आप मॉनिटर भी करते हैं नहीं करते, किस तरह करते हैं। देन इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन किस तरह सेव होती है, लेजर्स वगैरह कैसे बनते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, कम्युनिकेशन आपस में किस तरह होती है उसको देखना है। कंट्रोल एक्टिविटीज कौन सी, कंट्रोल एक्टिविटीज 3 ही होती है, प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड डिटेक्टिव। क्या क्लाइंट ने कुछ तरह की कंट्रोल एक्टिविटीज लगाई है या उनकी आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है। इनको हल्का सा 1 बाय 1 बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट से नॉलेज बेसिकली होता है कि आपका कल्चर किस तरह का है, मैनेजमेंट की टोन किस तरह की है, मैनेजमेंट कंट्रोल्स को सीरियस भी लेती है नहीं लेती। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आपने अंडरस्टैंडिंग ली, सबसे इंक्वायरीज वगैरह करते हैं, इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व आपने किया लोगों को, आपको लगा कि यार यहाँ पर कई बार गलती कुताही हो भी जाती है ना, तो ये बिल्कुल ही दरगुजर कर देते हैं, कुछ करते ही नहीं, उसके ऊपर कोई फॉलो अप नहीं करते, कुछ पनिशमेंट सजा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको लगता है यार कंट्रोल
का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा वीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स को कंप्लाई करने वाले लोग नहीं हैं, थोड़ा सा इनके अंदर है कि यार मसला हो भी जाता है, सारे ही करते हैं, हम कौन सा अकेले हैं। तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट बेसिकली कल्चर को डिपेक्ट करता है। देन क्लाइंट का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है भाई, वो किस तरह रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि आपको किस तरह लगता है कि रिस्क, इस चीज़ के अंदर रिस्क है, ये फलां आपका बिजनेस रिस्क है। अच्छा, देन आप उसको मजीद आगे ब्रेक डाउन किस तरह करते हैं कि ये बिजनेस रिस्क के अंदर कौन से फील्ड को आपके रिलेट कर रहा है। फाइनेंशियल रिस्क है आपका, आपका मॉनेटरी रिस्क है, आपका इकोनॉमी का रिस्क है, आपका कंप्लायंस का रिस्क है, कौन से वाला रिस्क है, आप उसको किस तरह देखते हैं। देन आप उसके चांसेस ऑफ अकरेंस को किस तरह जज करते हैं या डिटरमिन करते हैं कि यार इसके होने के चांसेस इतने ज़्यादा इस इवेंट। देन उसके लाइवलीहुड जो है उसका, वो भी आपने देख लिया। उसकी जो आप वो जो दूसरी क्या चीज़ होती है कि उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो आप किस तरह देखते हैं, उसकी मटेरियलिटी को किस तरह देखते हैं। आपने सारा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस उनका क्लाइंट का समझना है। देन आपका क्या है कि आप मॉनिटर किस तरह करते हैं कि क्या कोई बंदा है जो सारा इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करता हो। अगर गलतियां हो तो आप उसके ऊपर क्या रेमेडीज किस तरह उसकी देखते हैं, कंपनसेशन किस तरह होती हैं चीज़ों की, वो आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है। देन आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, आपके पास क्या कोई आईटी सिस्टम है, क्या कोई आईटी सॉफ्टवेयर है। आजकल आपको पता है ईआरपीस यूज़ हो रहे हैं मोस्टली जगहों पे, बड़ी कंपनीज के अंदर। आप लोग भी जब इंशाल्लाह जाएंगे आर्टिकल्स या उसके बाद जॉब्स या प्रैक्टिस में, तो आप फिर देखेंगे ईआरपीस हैं या आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या अभी तक खातों के ऊपर तो नहीं चीज़ें चल रही रजिस्टर्स के ऊपर। अच्छा, अकाउंटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, क्योंकि देखें अगर अकाउंटिंग सिस्टम हो या ईआरपी हो तो आपको उसी डाटा के ऊपर रिलाई करना पड़ता है एज एन ऑडिटर। मसला ये है कि क्या वो डाटा भी ठीक है कि नहीं। पता लगे ये डाटा ही गलत है, एंट्री डबल एंट्री, एक हेड इधर चल रहा है, दूसरा को पता नहीं किसी और जगह में वो जाके एंट्री होती है, एंट्रीज ठीक नहीं होगी, डाटा ही रेलिवेंट और रिलायबल नहीं है, चीज़ें एडिट हो जाती हैं बैक डेट के ऊपर जाके। ठीक है, तो ये मसले मसाइल होते हैं, तो आपने इसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है। देन क्लाइंट की कंट्रोल एक्टिविटीज़, वही प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मसला होने से रोकती हैं, उनको प्रिवेंटिव कहा जाता है। डिटेक्टिव से मुराद क्या होता है कि डिटेक्ट कर लेती है, अगर मसला हो गया तो पता चल जाता है फ़ौरन, ठीक है कि यार ये इशू है, वो आपकी डिटेक्टिव है। देन आपकी करेक्टिव, क्या आप चीज़ अगर पता भी लग गया है, डिटेक्ट भी हो गई है, रोकी नहीं गई थी आपसे, लेकिन आप उसको करेक्ट करना है, तो वो आप किस तरह करते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज़ भी आपको बताई हैं। परफॉर्मेंस रिव्यूज होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑथराइजेशन, ये आपको इनका आइडिया होगा। ये बेसिकली कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ठीक है, अब कंट्रोल्स आपको पता है कि जी मैनुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, और आजकल ये मैनुअल बहुत कम है, तकरीबन हर छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो गया, आईटी आ गई है। अब जब आईटी आ गई तो आईटी कंट्रोल्स आ गए फिर। ठीक है, मतलब कंट्रोल्स वही है, सिर्फ उनके अंदर आईटी को इम्बेड कर दिया, आईटी को शामिल कर दिया गया, तो आईटी कंट्रोल्स बन गए। अब आईटी कंट्रोल्स को भी दो तरह से देखता है स्टैंडर्ड वाइज। ऐसा ये कहता है कि भाई कुछ होते हैं आईटी जनरल कंट्रोल्स और कुछ होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल से मुराद है कि जिनका इम्पैक्ट या जिसका इफेक्ट या जिसका इन्फ्लुएंस जो है वो जनरली होना ही होना है हर चीज़ के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपका सॉफ्टवेयर है, उसके पासवर्ड्स वगैरह किसके पास हैं, वो कितने के बाद आप उसको ठीक करते हैं, ऑथराइजेशन किस तरह की है। ठीक है, वो आपने देखनी है। आपने कल लॉक लगाया हुआ है दरवाज़ों को, अगर आपकी कैश पड़ा हुआ है तो क्या वॉलेट के अंदर है कैश। अच्छा, कैश जो बच जाता है क्या वो बैंक के अंदर जमा होता है कि नहीं होता, ये जनरल कंट्रोल्स है। ठीक है, देन कुछ होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन में मतलब है कि किसी स्पेसिफिक आइटम या स्पेसिफिक अकाउंट हेड से रेलेवेंट, मिसाल के तौर पर रेवेन्यू के लिए स्पेसिफिकली आपने कुछ कंट्रोल्स बनाए हो, दैट्स कॉल्ड एन एप्लीकेशन कंट्रोल। परचेज के वजह से स्पेसिफिकली कुछ बनाया हो, एसेट्स के वाले से आपने स्पेसिफिकली कंट्रोल बनाया होगा जिनकी टैगिंग वगैरह होनी है, स्टिकर्स इनके ऊपर लग जाए। स्टिकर्स रेवेन्यू के ऊपर तो नहीं लगते। ठीक है, बात समझ। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सम सर्टेन आइटम्स। सही है, जबकि जनरल कंट्रोल से मुराद है आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्रोल्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप ऑडिटर ने एक तो इनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है अच्छे से, इनको फिर टेस्ट रन करके भी देखना है। टेस्ट रन करके इसको वॉक थ्रू भी कहा जाता है कि आप एक बार खुद भी एक कोई एंट्री करके देखें तो आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाता है। तो ये आपके लिए कुछ कंट्रोल्स हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, चेक डिजिट्स वगैरह, और आपके ये जितने भी हैं आगे सिस्टम लॉग्स, और ये आसान सी चीज़ें आई बिलीव ये आप लोगों को आती होंगी, कुछ ऐसा है नहीं। और स्टिल अगर आपको किसी चीज़ में वो इशू तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपने रिकॉर्ड किस तरह करना है, ऑब्जर्व किस तरह करना है, मॉनिटर आपने जब वहाँ जाना उनकी असेसमेंट किस तरह करनी है बीइंग एन ऑडिटर, तो उसके डिफरेंट तरीके हैं कि आप नैरेटिव नोट्स मतलब बात करें, उसे इंक्वायरी का साथ साथ लिखते जाएं।
ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इस पे टाइम लगता है, अब कौन बंदा इतना टाइम निकाल के चीज़ें करे। क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, ये आमतौर पे यूज़ होता है कि आप एक क्वेश्चन बना लेते हैं, 50-60 सवाल उसके अंदर होते हैं रेलेवेंट, और वो जाके आप जो भी रेलेवेंट बंदा है उसको या तो पकड़ा लेते हैं कि सर इसको यस नो कर दें, या थोड़ा सा मजीद मजीद भी इलेबोरेट करना है वो कर दें, या फिर आप कहते हैं मैं आपसे सवाल पूछते रहता हूँ पढ़ पढ़ के, आप मुझे जवाब देते रहे। 8-10 रेलेवेंट पर्सन जो होते हैं कंट्रोल्स के, उनसे आप पूछें तो आपका एक वो आइडिया हो जाता है। अब इसमें भी दो तरह के हैं, एक होता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन और एक होती है इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन क्वेश्चन। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन से मुराद है कि सिर्फ आपने इंटरनल कंट्रोल्स पूछना है, भाई कौन कौन से कंट्रोल्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन क्वेश्चन से मुराद है कि आपने उसको इवेल्युएट भी करवाना है कि भाई ये जो आपने बताए हैं कंट्रोल्स क्या ये चलते भी हैं, इफेक्टिव भी हैं या नहीं है, सिर्फ लिखे तो नहीं हुए। क्योंकि देखें ऑडिटर ने दोनों चीज़ें देखनी है, ऑडिटर ने कंट्रोल्स का मौजूद होना भी देखना है, और उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है कि क्या वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी हुए हैं कि नहीं। पाकिस्तान में भी आपको पता है कि तकरीबन हर चीज़ का कानून है, लेकिन मसला तो आता है इम्प्लीमेंटेशन का कि इम्प्लीमेंट कौन करे, हर बंदे के लिए अब फिर अलग कानून हो जाता है। तो आपने इवेल्युएट भी करवाना है, तो आप दो तरह के बेसिकली क्वेश्चन इस तरह बना लेते हैं। ठीक हो गया। देन आपका सिस्टम फ्लो चार्ट्स आ गए, ये हम लोग प्रैक्टिकली वैसे ये यूज़ करते थे ड्यूरिंग आर्टिकल्स भी, और अभी भी प्रैक्टिस में जब हमारे ट्रेनिंग्स भी जाते हैं, तो वो आमतौर पे क्या होता है कि आप अगर ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं तो बेहतर है कि उनका पहले प्रोसेस समझें। प्रोसेस समझने के लिए कंट्रोल्स का आप उसको फ्लो चार्ट बना लेते हैं, मतलब एक डायग्राम्स बन जाती हैं, और माइक्रोसॉफ्ट विजियो आमतौर पे जो हम यूज़ करते हैं वो आप बना के एक पूरा फ्लो चार्ट आपके सामने सेल्स का आ जाएगा, सेल्स इनकी कहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरह जाके एंड होती है, परचेज का आ जाएगा, पेमेंट्स का आ जाएगा, बैंक्स का आ जाएगा, तो आपके सामने कंट्रोल्स एक पता चल जाते हैं, यानी फलां बंदे से ऑथराइज करवाया, फलां से करवाया, अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या किया जाएगा, ये सारा कुछ, ठीक है। तो वो भी आप एक बहुत अच्छा तरीकाकार है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसका फ़ायदा आमतौर पे ये होता है कि क्योंकि वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, और 1 पेजर 2 पेजर आमतौर पे होता है एक फील्ड का, ठीक है। तो वो रिकरिंग बेसिस पर भी यूज़ हो सकता है। आप नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, दोबारा आपने देखा, दोबारा से क्लाइंट के पास गए, यार यही वाला चल रहा है अभी तक, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, वो कहेगा अगर कोई चेंज आएगी वो आपको बता देगा, आप उसको थोड़ा सा अपडेट कर लें, अदरवाइज वही चलता रहता है। तो ये आई बिलीव थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड भी है, और इस तरह डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट एक पार्ट है कि लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। लिमिटेशन से बता रहे हैं कि कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, जिसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर पूरी तरह रिलाई नहीं किया जा सकता, तो वो वन बाय वन थोड़ा देख लेते हैं। ह्यूमन एरर, ऑब्वियसली ह्यूमन एरर तो हर जगह पे है ना। अब कंट्रोल्स बन तो गए हैं, लेकिन बनाए तो किसी इंसान ने, ठीक है, और बीच में उसको अपडेट भी करते रहना वो भी इंसान का काम है, तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन आने की वजह से एरर के भी चांसेस होते हैं। अच्छा, कई बार भी क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। कॉस्ट इफेक्टिव से मुराद क्या है कि जब भी हमें कुछ भी करना होता है, वी ऑलवेज यूज सीबीए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहाँ पे जाके कि सर आप फिक्स एसेट रजिस्टर भी बना के रखें, टैगिंग करवाएं, जब भी कोई नया एसेट आए आपने वहाँ पे उसको लगाना है, अलग से एक बंदा रखें जो ये सारा कुछ मेंटेन करे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन कहेगी यार वी डोंट नीड टू डू दैट, मतलब हमें कोई इतनी कौन सी पड़ी हुई है कि हमारा गुजारा हो रहा है, क्योंकि हमें कॉस्ट उस चीज़ की ज़्यादा पड़ रही है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देन इसी तरह आप अगर एक अच्छी एक सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने देखा होगा कि उनके पास ईआरपी लगा हुआ है, आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को जाकर कहते हैं ईआरपी लगाएं, फलां 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 चीज़ें होगी, अब उन्होंने एक अपने एंगल से देखना, हो सकता है उनके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव ही ना हो, ठीक है, तो एक ये लिमिटेशन है। देन कई बार क्या होता है कि कंट्रोल्स तो होते हैं लेकिन ओवरराइड किए जाते हैं, भाई मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल आपने आइजा 315 में वो देखा भी है कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल भी होता है। देन फ्रॉड के अंदर आपने देखा कि मेन जो रीज़न है वो उसके अंदर वो ये बात कहता है कि भाई दो रिस्क तो हर सूरत होते ही होते हैं फ्रॉड के। एक क्या था, रेवेन्यू रिकग्निशन का, और सेकंडली क्या है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। रेवेन्यू रिकग्निशन में तो स्टिल वो कह रहा था कि अगर आपको लगता है आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक, देयर इज नो रेवेन्यू रिकग्निशन रिस्क, आप कह सकते हैं कि इसमें फ्रॉड नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल कहता है हर सूरत भाई फ्रॉड है, और आपने फला 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 प्रोसीजर्स लाजमी परफॉर्म करने हैं। तो ये फिर उधर से भी आया था। देन आपका कई बार कोलिजन होती है, कोलिजन से बुला के मिल के जरा ना दो चार बंदे मिल के सारे दो नंबर हो गए, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, ज्यादा लोग आपने इन्वॉल्व नहीं किए हुए, इसलिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एसओडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोल है कि एक ही बंदे के हाथ में सारी चीजें वही ना दें। अगर एक ही शख्स के हाथ में ऑर्डर करना भी है, ऑर्डर को रिसीव करना भी है, इंस्पेक्ट करना भी है, फिर उसके बाद पेमेंट करना भी है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल आएंगे, वो फेक ऑर्डर्स करेगा, फिक्टिशियस ऑर्डर्स करता रहेगा, और पेमेंट्स भी कम ज़्यादा इस तरह करता रहेगा, तो ये कुछ मसले हैं, ठीक है जी। देन आपका इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स एंड ऑडिट
क्रेडिट रिस्क असेसमेंट है। इसका पर्पस आपका वही है भाई कि आपके सामने आपने क्लाइंट से पूछा कंट्रोल्स कैसे, उसने कहा सर बेहतरीन कंट्रोल्स है, आपने अंडरस्टैंडिंग भी ले ली, फ्लो चार्ट देखे, क्वेश्चंस वगैरह देखे, लेकिन मसला ये है कि क्या उनके ऊपर रिलाई भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या है, उनकी इवैल्यूएशन करनी पड़ती है, आपको उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस आप देखने के लिए क्या परफॉर्म करते हैं, उनको टीओसीज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कहते हैं जी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना ऑडिटर का काम है। जो हमने पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल्स बनाना जिम्मेदारी उनकी, सारा वो किसका काम था, क्लाइंट का, एंटिटी का, सही है, वो ऑर्गेनाइजेशन का काम था। जबकि उन्हीं कंट्रोल्स को अंडरस्टैंडिंग की बेस पर अपने टेस्ट करना कि क्या ये कंट्रोल्स ठीक है, इफेक्टिव है, ये किसका काम है, ये भाई ऑडिटर का काम है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। लेकिन क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना लाजमी है, नहीं है जी लाजमी, ठीक है। आइडियली आपको कर लेनी चाहिए, अच्छी बात है, कंट्रोल्स क्योंकि बिला वजह क्यों इतनी मजदूरी करनी है, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, ये रिक्वायर्ड नहीं है स्टैंडर्ड्स की तरफ से। स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि हर मटेरियल अकाउंट हेड के लिए ट्रांजेक्शन के लिए आपने सब्सटेंटिव लाजमी परफॉर्म करने हैं, बट इंटरनल कंट्रोल्स की जो टेस्टिंग आपने की है टीओसी, वो अगर आपको लगता है प्रोफेशनल जजमेंट में और आप अपना काम कम करना चाह रहे हैं सब्सटेंटिव का, तो देन आप उसको कर लें ताकि आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टाइमली थोड़ा मिल जाए, ठीक हो गया। देन इसमें मैनेजमेंट लेटर की बात आई है। अच्छा, अब लेट्स से कि हमने कंट्रोल्स टेस्ट कर लिए और उसमें निकलेंगी वीकनेसेस। अब स्टैंडर्ड ने तो हमें कहा था कि कंट्रोल्स टेस्ट करना लाजमी ही नहीं है, इसका मतलब कंट्रोल्स की वीकनेसेस भी रिपोर्ट करना फिर उस हिसाब से तो लाजमी नहीं था। बात समझ आ रही है आपको? देखें, सब्सटैंटिव आपने परफॉर्म किया, वहां पर स्टैंडर्ड कहता है सब्सटैंटिव परफॉर्म करना भी लाजमी है, और सब्सटैंटिव के नतीजे में अगर कोई मिस स्टेटमेंट आपको नजर आई मटेरियल, तो उसकी बेस पर आपने क्या करना है, अपना ऑडिट ओपिनियन भी आपने मॉडिफाई करना है, यही कहता है। तो फिर यहाँ पर भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि अगर कंट्रोल्स आपने पहले नंबर देखे नहीं है जो अलग बात है, लेकिन अगर आपने देख ली है और उसके अंदर कुछ वीकनेसेस नजर आ गई हैं, तो क्या वो वीकनेस मिस स्टेटमेंट है? नहीं है मिस स्टेटमेंट, वो कंट्रोल डेविएशन उसको कहते हैं। अगर वो मिस स्टेटमेंट होती तो फिर तो लाजमी कहता है कि भाई कंट्रोल्स लाजमी टेस्ट किया करो, क्योंकि मिस स्टेटमेंट ढूंढना ही तो हमारा काम है। वहां पे देखो उसने कहा ना कि सब्सटैंटिव परफॉर्म करो ताकि मिस स्टेटमेंट तुम्हें मिले, लेकिन यहाँ पर वो कहता है यार कंट्रोल्स आपने टेस्ट मर्जी करनी है तो कर ले, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट के अंदर तो नहीं जाएंगे कंट्रोल्स की डेविएशन, बात आ रही है ना समय, तो कहाँ जाएगी? देखिए ये हो जाती है मैनेजमेंट लेटर के अंदर, एमएल के अंदर। आईजा 265 है, वो है कम्युनिकेशन विद दोस्त विद गवर्नेंस के, आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और डायरेक्टर्स वगैरह के साथ कम्युनिकेट करनी है कुछ चीजें। वो कम्युनिकेट करते हुए चीजें वो आमतौर पर ये होगी कि जब आपके ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, मतलब आपने अपनी तरफ से देख ली हैं, तो आपने उनको भेजना या ड्राफ्ट मैंने देखा होगा, आप भी देखें, इसको अप्रूव कर दें। ये ऑडिट रिपोर्ट है, इसको आप भी देखें, कुछ है डिस्कशन करने वाली बात वो कर लें। इसके अलावा भी जो भी आपने डिस्कस करना है फ्रॉड के बारे में, रिलेटेड पार्टीज के बारे में, वो आप उनके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। उनके भी एंड पर कुछ रिप्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं। तो एमएल जो है मैनेजमेंट लेटर, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपने दो चार गवर्नेंस के साथ शेयर करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। इसके अंदर भाई आप डालते हैं कि सिंपल जो जो कंट्रोल डेविएशन है आपने इसके अंदर डाल देनी है, बताना है कि भाई ये वीकनेस है आपके कंट्रोल की, इसका इफेक्ट जो है, पॉसिबल इफेक्ट ये हो सकता है, हमें लग रहा है कि जो आप फिक्स एसेट्स को टैग नहीं लगाते, हमें इसका इफेक्ट ये लग रहा है कि भाई चोरी हो गया, आपको पता ही नहीं चलना, आपने पॉसिबल इफेक्ट बता दिया, आपने उसको रिकमेंडेशन देनी है कि आप रिकमेंड करेंगे कि फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट एक रजिस्टर बनाएं प्रॉपर, जब भी कोई भी फिक्स एसेट आता है उसके अंदर आप रिकॉर्ड करें, देन फॉरन आप उसका स्टिकर बनवा के लगवाएं, और इस तरह का कि वो रिमूवेबल भी ना हो, मतलब आप कुछ रिकमेंड करेंगे, देन आप आगे रिमार्क्स देते हैं उसके, भाई आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, क्या आप करना चाहेंगे, वो सिंपल हाँ ना या इस तरह आगे से रीजन बता देंगे कोई ना कोई। तो ये आपका मैनेजमेंट लेटर का एक पोर्शन बन जाता है, क्लियर है? तो इसका मतलब है, अब आपने याद रखना है हमेशा, मिस स्टेटमेंट जो होती है वो कहाँ पर रिपोर्ट होगी आपकी, तीन चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ, ये लिख लें, ठीक है, बेहतर रहेगा वरना इंसान भूल जाता है। अगर तो मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन या मिस स्टेटमेंट, वो हो जाएगी सीधी सीधी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। अगर वो क्या है, मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल या प्रोग्रेसिव दोनों चीजें। अगर इमटेरियल मिस स्टेटमेंट आ गया, फिर क्या करें, छोड़ दें उसको, इमटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट छोटा नहीं है उसको, उसकी एक लिस्ट बनाए और कहाँ पे डाल दें, रिप्रेजेंटेशन लेटर के ऊपर, उसको रिप्रेजेंटेशन ले लें मैनेजमेंट की कि भाईजान फला 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 ये जो जितनी मिसस्टेटमेंट है ये इमटेरियल है, हमने देखी हुई है, और हम एक्नॉलेज करते हैं कि इसके अलावा कोई और मटेरियल कोई और मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, ठीक है। आपने एक लिस्ट उसके अंदर नाइजर अटैच कर देनी है, लिस्ट दे देनी है, दो चीजें होंगी, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है तो दैट विल गो टू ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन अगर immaterial uncorrected material uncorrected misstatements हैं वो कहाँ पे जाएंगी, as per ISA 580 into representation letter, or if there are any kind of control deviation that will go to
आपका जो है एमएल मैनेजमेंट लेटर के अंदर जाएगी एज पर आईसा 265। क्लियर है जी ये तीनों चीजें? चलो जी, ठीक है जी, ये आपका चैप्टर 5 था। अब फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे।